हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का अपना चैप्टर है विद्यापति के पद। इस पाठ के अपन आज करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न हम कर चुके हैं, प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। इस प्रश्न को हमने पहले ही कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। इस प्रश्न को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। चौथा है, सेह प्रीति अनुराग बखानीय तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है। और पांचवा प्रश्न है, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। और छठवें प्रश्न से अब अपन करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट आगे के जितने भी प्रश्न है वो सारे कंप्लीट करेंगे। और पिछला जो ये 5 प्रश्न तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। तो आपको पता होगा, विरहिणी नायिका राधा जो है वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण को चारों तरफ कातर दृष्टि से, पैनी दृष्टि से ढूंढती है, चारों तरफ खोजती है, किंतु जब प्रिय कहीं दिखलाई नहीं देता तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और ये जो भाव है, इस भाव को कवि ने निम्न शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। शब्द हैं, कातर दीठी करी 14 हेरी हेरी नयन गरई जलधारा। कातर दृष्टि करके, पैनी निगाहें करके, 14 का मतलब होता है चारों दिशाओं में देख देख करके नायिका जो है वो ढूंढने का प्रयास करती है, खोजती है अपने प्रियतम श्री कृष्ण को। और जब कवि कहता है कि जब नायक दिखाई नहीं देता, राधा को कृष्ण दिखाई नहीं देते, तो नयन गरई जलधारा, उसकी आंखों से जल की धारा, अश्रु की धारा बहने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द जो होते हैं बोलचाल की, स्थानीय बोलचाल की सुविधा के हिसाब से जो उनका रूप जब बदल दिया जाता है तो वो तद्भव हो जाते हैं। और जो ओरिजिनल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखो शब्द है कुछ यहाँ पे, तिरपित, उसके बाद है छन, वीद गद, निहारल, पीरिति, साओन, अपजस, छिन्न, तोहारा और कातिक। तो ये है तद्भव। और आप यहाँ पे देख रहे हैं तत्सम रूप। तिरपित का मतलब होता है तृप्त होना, जैसे नयन न तिरपित भेल, मतलब नयन जो है, नेत्र जो है वो तृप्त नहीं होते उनको बिना देखे। सावन का मतलब होता है श्रावण, सावन मास मतलब श्रावण मास यानी श्रावण का महीना। क्षण का मतलब होता है क्षण, प्रतिक्षण। अपजस का मतलब होता है अपयस, तो मथुरा में गोकुल तज करके मथुरा में बस गए हैं, ये अपयस क्यों लिया है, राधा कहती है। विदग्ध का मतलब होता है विदग्ध, विदग्ध जो है ये मतलब शुद्ध शब्द है, ठीक है। विदग्ध मतलब इसका सही शब्द होता है विदग्ध। अपजस का अपयस। छिन्न का मतलब होता है क्षण। निहारल का मतलब होता है निरखा या निरख। तोहारा का शुद्ध शब्द होता है तुम्हारा। पीरिति का सही शब्द है प्रीति। और कार्तिक का शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है कार्तिक, ठीक है। तो ये हमने देखे यहाँ पे तत्सम शब्द। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई है इस पद्य में से, उनका आपको स्पष्ट करना है, आशय बताना है। पहला है, एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोहि रहलो न जाए, सखी अन कर दुख दारुण रे, जग के पति आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि राधा जो है, नायिका जो है इस पाठ की, वो अपनी सखी से अपने प्रियतम के वियोग में अपने भावों को व्यक्त करते हुए क्या कहती है कि प्रियतम के बिना विरहिणी नायिका राधा से घर में अकेले रहा नहीं जाता, है ना। एक सरी मतलब अकेली, भवन, इस भवन में मैं अकेली पिया के बिना मेरे से रहा नहीं जाता। वह सखी से कहती है, सखी सखी अनकर दुख दारुण रे। अनकर का मतलब होता है दूसरों का। ये भयंकर जो दुख है, जो दारुण जो दुख है, दूसरे के दारुण दुख का संसार में कौन विश्वास करता है। जग के पतिया है मतलब जग में कौन विश्वास करता है। प्रिय के बिना मैं जिस वेदना को झेल रही हूँ उसको किससे कहूँ। कौन है जो मेरी वीर व्यथा पर यकीन करेगा। नेक्स्ट है दूसरा, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुति पथ परस न गेल। तो देखो यहाँ पे क्या कहती है, जब उससे पूछा गया
जब उससे पूछा गया सखी के द्वारा राधा से कि भाई प्रेम की अनुभूति कैसी होती है, तो राधा जवाब देती है। उस समय ये पंक्तियां कही गई है। तो देखो विरहिणी नायिका जो है वो राधा जो है विरहिणी नायिका राधा सखी से कहती है, हे सखी, जन्म भर मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप को देखा, परंतु मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। जन्म अवधि मतलब जीवन भर मैंने, पूरे मेरे जन्म भर हमने जो है श्री कृष्ण को निहारा है, देखा है, पर फिर भी मेरे नयन तृप्त नहीं हुए, है ना, फिर भी परंतु मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। से हो मधुर बोल श्रवण ही, मतलब उनके मीठे बोलों को सुनते सुनते जो है मेरे कान जो है अभी भी उनको संतोष नहीं मिला। आज भी मेरे नेत्रों को प्रियतम श्री कृष्ण को देखने की वही तीव्र लालसा है जो पहले दिन थी। इसी प्रकार उनके मीठे वचनों को मैं न जाने कब से सुन रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि कानों ने उनके वचन कभी सुने ही नहीं, और आज भी मेरे कान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनने को लालायित हैं। चलिए नेक्स्ट है तीसरा पंक्ति है, इसका आशय स्पष्ट करना है। लिखा है, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूंदी रहे दुनयन, कोकिल कलरव मधुकर धूनि सोनी, कर दई झांपई कान। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि संदेश वाहिका श्री कृष्ण से जाकर के कहती है कि राधा आपके वियोग में बहुत दुबली पतली हो गई है, उसकी मनोस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। और वो क्या होता है कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, वो कमल के समान मुख वाली राधा जो है वो फूलों से लदे हुए वनों को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेती है। इसी के साथ साथ कोयल की मधुर ध्वनि को सुन करके और भौरों की मधुर गुंजन को सुन करके अपने दोनों कान बंद कर लेती है। ठीक है, तो देखो लिखा है कि एक दूती मैंने संदेश वाहिका श्री कृष्ण से कहती है कि बसंत ऋतु आ गई है, वन उपवन फूलों से लद गए हैं, मतलब बसंत ऋतु के आने पर आगमन पर चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। प्रकृति की इस बासंती सुषमा को देख करके राधा अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है, क्योंकि प्रिय के वियोग में ये खिले हुए फूल, कोयल की कूक और भंवरों की गुंजार उसे अच्छे नहीं लगते, अपितु उसके विरह को और भी तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। भ्रमर की गुंजार और कोयल की कूक सुनकर वह अपने दोनों कान बंद कर लेती है। नेक्स्ट है अगला हमारा जो है एक प्रश्न अपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पठित, ये सारे जो प्रश्न अपन कर रहे हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक में से जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के वो वाले प्रश्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इसमें से इस पार्ट में से बनते हैं वो अपन नेक्स्ट अलग वीडियो में करेंगे। और ये जो PDF है ना, इस वीडियो ये जो प्रश्न उत्तर अपन कर रहे हैं इसकी कंप्लीट PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, और उस ऐप में आपको ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे करके भी आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल नंबर है नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें जब मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। नंबर मैं बोल देता हूँ, एक बार लिख लीजिए 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 90796227। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गलती से दूसरी बार बोलता हूँ 9079622989। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। पठित पाठ के आधार पर विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त भाषा की 5 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए विद्यापति की भाषा की विशेषताओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो इनकी भाषा है, पहला तो ये था कि इनकी भाषा में मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। इन्होंने अपनी भाषा में मैथिल भाषा का प्रयोग किया है। आप लिखेंगे कि विद्यापति ने अपने काव्य में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। यह हिंदी की उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। मैथिल भाषा जो है ये बिहारी हिंदी की एक बोली है। इस भाषा का प्रयोग करने से ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैथिल कोकिल। और इसका एक उदाहरण देखिए, के पतियालई जात रे मोरा पियतम पास। ठीक है, ये मैथिल भाषा का एक उदाहरण है। दूसरी इसकी विशेषता है कोमलता का समावेश। तो आप इसमें देखेंगे कि भाषा में कोमलता का समावेश है ना, मधुरता है भाषा में, कठोरता नहीं है। प्रियतम के स्थान पर पियतम शब्द का प्रयोग इसी कारण किया गया है। ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट तीसरा है गेयता का गुण, मतलब इसे गाने जैसा भाव आ रहा है इस इनकी भाषा में। विद्यापति के ये पद संगीतात्मकता में ढले हैं, इन्हें गाया जा सकता है, अर्थात इनकी भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। जैसे सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय,
नेक्स्ट है चौथी विशेषता, भाषा में सरसता और मधुरता है। तो विद्यापति की जो भाषा है इसमें सरसता और मधुरता का समावेश है। भाषा में कठोर वर्णों का प्रयोग जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ण एवं द्वित वर्णों जैसे क, च, च आदि का निषेध है। जैसे जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। और पांचवी विशेषता है श्रृंगार की प्रधानता। विद्यापति के पदों में श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार रस का उपयुक्त माधुर्य और प्रसाद गुण विद्यापति की कविताओं में प्रचुरता से पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूंदी रहे दुनयन। ठीक है, तो ये हमने देखा विद्यापति की भाषा की 5 विशेषताएं। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैथिली भाषा का प्रयोग है, कोमलता का समावेश है, गेयता का गुण है, सरसता और मधुरता का भाव है और श्रृंगार की प्रधानता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, विद्यापति और जायसी प्रेम के कवि हैं, दोनों की तुलना कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी हमने जिनका 12 मासा पढ़ा, विद्यापति जिनको हमने इनके जो तीनों पद हमने पढ़े, तो इसमें आपको ये बताना है कि ये दोनों ही जो कवि हैं ये प्रेम के कवि हैं। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी उसमें भी प्रेम की बात हुई है, उसमें भी वीर वेदना की बात हुई है। इसी तरीके से विद्यापति ने जो पद लिखे इसमें भी नायक नायिका की वीर वेदना का वर्णन है। तो देखो लिखा है कि विद्यापति ने नायक नायिका के प्रेम का चित्रण राधा कृष्ण के माध्यम से किया है, जबकि जायसी ने राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया है। दोनों ने ही नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें अलंकारों का सहारा लिया गया है। दोनों ने ही श्रृंगार के वियोग पक्ष पर अधिक ध्यान दिया है। अब जैसे बात करते हैं अपन मलिक मोहम्मद जायसी साहब की, तो इन्होंने क्या किया है कि जो अपना 12 मासा है उसमें 12 मासा में जब रत्न सिंहलदीप चले जाते हैं तो उनकी जो पत्नी है नागमती, उसकी वीर वेदना का वर्णन है। और इसी तरीके से विद्यापति ने कृष्ण के वियोग में नायिका राधा की वीर वेदना का वर्णन किया है। तो दोनों में ही वियोग पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है। विद्यापति ने अपना काव्य मैथिल भाषा में लिखा है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। जायसी सूफी कवि थे। अन्य सूफी कवियों के समान जायसी ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी है। तो इनकी भाषा है मैथिल भाषा और मलिक मोहम्मद जो जायसी है इनकी भाषा है अवधी भाषा। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल की संधि का कवि माना जाता है, जबकि जायसी भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। अब देखिए जो भक्ति काल था, भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, है ना। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की भी 2 धाराएं और सगुण भक्ति की भी 2 धाराएं। सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये 2 धाराएं। और निर्गुण भक्ति में है प्रेम मार्ग और दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। ठीक है, ये 2 शाखाएं। तो सूफी ये जो जायसी है ये प्रेम मार्ग जो है जो कि सूफी काव्य से प्रेरित है उस परंपरा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न किए हैं। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसके जो पाठ के अतिरिक्त जो प्रश्न हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।